हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार बेटा ये क्लियर कर लो, ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हैं। फिर आगे के सेशन की बात करेंगे। सब एकदम एक्यूरेट है ना, चीज़ें क्लियर आ रही होंगी। ठीक है बेटा। तो बेटा सेकंड लेक्चर आज का हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई हम लोग कैसे कैसे प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। आज का बेटा हम लोग स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या। ये जो बेटा टॉपिक है न्यू एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट एनटीए ने अपने सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है, तो ये टॉपिक तुम बड़े अच्छे से करते हुए चलना। ठीक है, तो आज के बेटा सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट बेटा स्टेटमेंट यही है कि व्हाट इज अ लिविंग, कि लिविंग भाई है क्या, लिविंग का मीन्स क्या है, लिविंग के क्राइटेरियाज क्या है। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने तुम लोगों को बेटा बोला है कि लिविंग के जब क्राइटेरियाज की बात आती है तो बेटा सबसे फर्स्ट हम लोग क्राइटेरिया को जब डिफाइन करते हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर बात आती है बेटा ग्रोथ की, कि फर्स्ट क्राइटेरिया जो रहेगा वो ग्रोथ का रहे। सेकंड क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट बेटा क्राइटेरिया है रिप्रोडक्शन। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, तब बेटा तुम लोग आंसर देते हैं आगे चल करके मेटाबॉलिज्म। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है, तब आगे चल करके तुम लोग बोलते हैं बेटा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग का बेटा ऊपर नीचे हो सकता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। और फिफ्थ नंबर पर क्या है, तब तुम लोगों को बेटा आंसर देना है कॉन्शियसनेस। ये हो गई। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं जो किसी भी लिविंग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर हम लोग ये देखते हैं कि भाई किसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर बेटा एक कंडीशन आती है कि भाई लिविंग बींग्स कौन कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन बेटा ये आता है कि भाई जो लिविंग बींग्स हैं उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन सी है, कि उन कैरेक्टर को डिफाइन कर दें तो उनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अगर वो क्राइटेरिया अगर मिल गया और वो क्राइटेरिया का कोई भी एक्सेप्शन अगर हम लोगों को नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। अगर हिंदी वालों के लिए बेटा अगर बात करें कि इनके रेफरेंस में हम लोग बेटा बोलते क्या है, तो तुम्हें सीधा सीधा याद बोलना है कि किसी के अंदर अगर तुम लोगों को वृद्धि होते हुए मिल जाए, नेक्स्ट अगर किसी के अंदर तुम लोगों को जनन करते हुए मिल जाए, जनन के साथ साथ बेटा नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अपापचय की अगर बात कर लें, अपापचय के बाद के साथ साथ कोशिकीय संगठन की बात कर लें, इनकी बात करते हैं। और सेल्फ कॉन्शियसनेस की अगर बात करें तो इसका मतलब है बेटा चेतना। वो वाली चेतना नहीं है, तुम्हारी वाली चेतना नहीं है, यहां पर ये बॉडी के रेफरेंस में चेतना है बेटा। तो याद रखना कि अगर किसी के अंदर ये 5 क्राइटेरिया है तो हम लोग एक पॉइंट बोलते हैं बेटा कि अगर लिविंग बींग्स, जीवित जीव, लिविंग बींग्स का क्राइटेरिया क्या है, लिविंग बींग्स का क्राइटेरिया क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, तो कैरेक्टर्स अगर पूछता है तो तुम लोगों को ये 5 जो प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, तो 5 प्रॉपर्टीज में से ये हम लोगों को बेटा देखने को मिल जाती हैं, तो लिविंग को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं बोला है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं बोला है, सीधा बोला मैंने कैरेक्टर कौन कौन से, लक्षण कौन कौन से, कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन कौन कौन सी है। तो ये 5 क्राइटेरिया प्रेजेंट होते हैं, 5 क्राइटेरिया फुलफिल किए जाते हैं लिविंग बींग्स के थ्रू। इनमें से डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में है बेटा तुम लोग इस हिसाब से याद रख लेना कि तुम लोगों से डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की बेटा अगर बात करता है कि डिफाइनिंग पार्ट कौन कौन से हैं, तब तुम लोग बेटा आंसर देते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के अंदर एक तो बेटा एग्जांपल आ जाता है मेटाबॉलिज्म का, सेकंड एग्जांपल क्या है, तब तुम लोग बोलते हैं बेटा सेलुलर
ऑर्गेनाइजेशन का, और थर्ड बेटा तुम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस का। ये 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में कंसीडर की जाती हैं। ये अगर 3 क्राइटेरिया, इन 3 पॉइंट्स में से अगर किसी के अंदर भी ये कैरेक्टर बेटा अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग लिविंग बींग्स बोल सकते हैं। इसका कभी भी कोई भी एक्सेप्शन अभी देखने को नहीं मिला है, बट ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के केस में हम लोगों के पास एक्सेप्शन प्रेजेंट है, अपवाद है। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बेटा याद रखना कि किस किस कैरेक्टर को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं और किसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में कंसीडर नहीं करते। अब इसको बेटा हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं कि भाई फर्स्ट ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। और लास्ट क्लास में मैंने बेटा यही भी बता के दिया है कि पहले प्रायोरिटी पे रखना है कॉन्शियसनेस, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, आगे चल करके रिप्रोडक्शन, लास्ट में जाकर के ग्रोथ। अब 1 बाय 1 करके बेटा जब हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं तो सबसे फर्स्ट बेटा पॉइंट डिस्कस करने की जब बात की जाए तो बेटा हम लोग यहां पर बात करते हैं ग्रोथ की, कि भाई ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है। तो ग्रोथ से तुम्हें याद रखना है कि किसी का साइज इंक्रीज हो जाए, साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है तो किसी का बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है, किसी के सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग ग्रोथ को किस बेस पर बेटा डिफाइन करते हैं। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम लोगों को ग्रोथ डिफाइन करनी है तो ऑर्गेनिज्म बेटा आगे चल करके क्या शो करता है, ये आगे चल करके क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो तुम लोग बेटा बोलोगे कि इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा आगे चल करके एक तो साइज अगर नहीं बोलता तो बेटा वर्ड बोलता है बायोमास, ये इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि भाई जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो आगे चल करके क्या शो करता है। तब तुम बेटा आगे चल करके वर्ड बोलते हैं कि ये आगे चल करके सर शो करता है बेटा सेल डिवीजन, कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा जो आगे चल करके जिसके बेटा साइज हमें इंक्रीज होता हुआ मिले, बायोमास इंक्रीज होता हुआ मिले, बॉडी वेट इंक्रीज होता हुआ मिले, या सेल डिवीजन की कंडीशन अगर हमें देखने को मिलती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो लिविंग क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो यहां पर 2 कैरेक्टर या 2 फीचर्स प्रेजेंट हैं। तो 2 फीचर्स बेटा प्रेजेंट हैं तो एनसीईआरटी इनको क्या बोलती है कि ट्विन कैरेक्टर इनको नाम दे दिया जाए, कि आगे चल करके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा वो आगे चल करके ट्विन कैरेक्टर शो करते हैं। एक तो साइज के रेफरेंस में बात करते हैं और सेकंड बेटा बात करते हैं सेल डिवीजन के रेफरेंस में। अब बात आती है कि सेल डिवीजन और सेल डिवीजन या साइज की अगर बात करें तो बेटा यहां पर सेल डिवीजन के रेफरेंस में भी मैं अगर बात करूं तो इसके भी 2 क्राइटेरिया हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, कि एक तो सेल का नंबर इंक्रीज हो जाए, सेल के नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ सेल का साइज इंक्रीज हो जाए। तो ये कंडीशन भी अगर हमें ऑब्जर्व होती है तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रोथ ऑब्जर्व होगी। क्या ऑब्जर्व होगी बेटा, ग्रोथ ऑब्जर्व होती है। ये सारे के सारे क्राइटेरिया हम लोगों को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं। तो बेटा तुम लोग ये याद रखना ये पॉइंट कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे चल करके कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेटा अगर बात करते हैं या आगे चल करके ये शो क्या करता है कि इसका साइज या बायोमास इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ बेटा जब ये सेल डिवीजन करता है तो सेल का नंबर भी इंक्रीज होता है और सेल का साइज भी इंक्रीज होगा। तब ये क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तभी हम लोग कंसीडर करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 क्राइटेरिया बेटा यहाँ पर फुलफिल करता है, तब बोलते हैं कि ट्विन कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोग साइज या मास के रेफरेंस में अगर बात करें तो साइज या मास के बेटा रेफरेंस में जब बात करते हैं तो पॉइंट समझना है इसका, कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है हम लोगों को बेटा आइडिया नहीं है, हम लोगों को यहां पर बेटा ये आइडिया नहीं है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इसका डिफाइन करना है कि बेटा ये लिविंग होगा कि नॉन लिविंग होगा। तब तुम्हें क्या बोलना है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म आगे चल करके उसका
बॉडी मास। बॉडी मास अगर नहीं बोलते तो बेटा वर्ड बोला जाता है बायोमास। कि अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, तुम लोग बेटा अपनी बात कर लो, तो हम लोग इनिशियल स्टेज में बेटा इतने से थे, आगे चल करके हम लोगों का साइज इस हिसाब से हो गया, तो कंटिन्यू हम लोगों का बॉडी मास इंक्रीज हुआ, बायोमास इंक्रीज हुआ। तो मास इंक्रीज हो रहा है, तो जिस किसी के अंदर हम लोगों को मास इंक्रीज होता हुआ मिले, समझ लो वो रिप्रेजेंट करता है किसको? लिविंग बींग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। क्या ये बात पूरी तरह से सही है? तब तुम्हें आंसर देना है कि बॉडी मास इंक्रीज हो या बायोमास इंक्रीज हो, ये प्रॉपर्टी ऑलवेज करेक्ट नहीं है। कैसे करेक्ट नहीं है? तो तुम लोग बेटा एक पॉइंट देखते हैं, एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जैसे मैं बेटा इसके एग्जाम्पल की जैसे बात करें कि हम लोगों के पास बेटा कोई भी इस हिसाब से माउंटेन वाला एरिया है, इस हिसाब से बेटा ये एरिया है हम लोगों के पास। अब इस एरिया पर हम लोगों को पता है कि यहां पर डस्ट डिपॉजिट होती है इस हिसाब से। तो इस हिसाब से बेटा जब डस्ट यहां पर डिपॉजिट होगी तो इस का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, वेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब सारी के सारे इंक्रीज हो रही हैं, तो क्या हम लोग इस माउंटेन वाले पार्ट को लिविंग बींग्स बोल सकते हैं क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं क्या? तो तब हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग लिविंग बींग्स नहीं बोलते, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते। तो ये बॉडी मास या बायोमास की अगर बात करते हैं तो ये कभी भी ऑलवेज राइट स्टेटमेंट नहीं है। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी मास या बायोमास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्रीज होता है, ये बात सही है। लेकिन हर किसी के अंदर बॉडी मास या बायोमास इंक्रीज हो, ये बात लिविंग बींग्स के लिए सही नहीं हो सकती। जैसे हम लोग एग्जांपल की बात कर लेते हैं बेटा कि रॉक्स वाला एरिया हो गया, रॉक्स वाले एरिया के साथ साथ हम लोग बाउल्डर्स की बेटा बात कर लें, जहाँ रेत के टीले हमें देखने को मिलते हैं। जैसे बेटा बात की जाए यहां पर जैसे बेटा तुम लोगों से इनकी बेटा मैं बात कर लूं, यहां पर इनकी बेटा बात करते हैं, तो इनका सुनो यहां पे कंडीशन के हिसाब से है कि भाई तुम लोगों को ये अच्छे से सो रहे हैं कि ये सारे के सारे बाउल्डर्स वाले एरिया हैं जहां पर हम लोगों को सैंडी वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, हम लोगों को डस्ट वाला एरिया देखने को मिल रहा है। अब इस वाले पार्ट में अगर डस्ट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए, इस वाले एरिया में डस्ट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए, तो साइज तो इंक्रीज हुआ, वेट भी इंक्रीज होगा। तो क्या इसको हम लोग लिविंग बींग्स कंसीडर कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं? तो सीधा आंसर देना है कि इसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में कंसीडर नहीं कर सकते। ऐसे बेटा तुम लोगों ने और भी देखे होंगे कि भाई हम लोग कि इस हिसाब से कंडीशन है बेटा यहां पर, जैसे ऐसे कंडीशन तुम लोगों को हम लोग रेत के टीलों की अगर बात कर लेते हैं या हम लोग अपने क्रॉप एरिया की बात करते हैं, तो क्रॉप एरियाज के अंदर अगर बाटा वहां पर डस्ट का डिपोजिशन होता है। चलो एक सिंपल से एग्जांपल की बात कर लें कि तुम लोगों के बेटा घर में सबके व्हीकल है, अगर व्हीकल की हम लोग टाइम टू टाइम बेटा अगर उसकी क्लीनिंग नहीं करते तो उस पर डस्ट का डिपोजिशन होता है। तो डस्ट का अगर डिपोजिशन होगा तो डिपोजिशन होने के बाद उसका साइज भी तो इंक्रीज होगा। तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हम लोग इस व्हीकल को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है कि बॉडी मास या हम लोग किसी का बायोमास इंक्रीज हो रहा है, तो वो जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही एक लिविंग बींग्स हो, वो हमेशा ही एक सजीव हो, ऐसी बात हम लोग नहीं बोल सकते। बट हाँ ये बात बोल सकते हैं कि लिविंग बींग्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, उसका बॉडी मास इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, इतनी सी बात है कि छोटी सी बात तुम्हें याद रखनी है। सेल्स, इसके साथ साथ बेटा नेक्स्ट हम लोग बेटा यहीं पर बात करते हैं सेकंड कंडीशन सेल डिवीजन के रेफरेंस में कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोगों को सेल डिवीजन देखने को मिलता है। तो सेल डिवीजन देखने को मिलता है, क्या सेल डिवीजन को हम लोग ग्रोथ में कंसीडर कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए हम लोग बात करें कि भाई सेल के रेफरेंस में, सेल डिवीजन के रेफरेंस में इसको हम लोग ग्रोथ में कंसीडर करें कि नहीं करें, तो पॉइंट सुनना बेटा इसका
भाई तुम लोगों के पास कोई भी सेल प्रेजेंट है इस हिसाब से, तो बेटा ये आगे चल करके सेल डिवीजन शो करेगी, तो यहां पर सेल का नंबर इंक्रीज हो गया। फिर बेटा ये आगे चल करके फिर से सेल डिवीजन शो करती है, तो यहां पर आगे चल करके फिर से बेटा ये 4 सेल रेडी हो गई। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि पर सेल डिवीजन के बाद जो भी सेल फॉर्म हो रही हैं, तो यहां पर ये बेटा जो सेल फॉर्म हुई तो इनको तुम लोगों ने बोल दिया कि न्यू सेल है या डॉटर सेल हैं। तो सेल का नंबर इंक्रीज हुआ, तो सेल का नंबर इंक्रीज होना रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को। याद रखना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू जब सेल डिवीजन शो किया जाता है, और सेल डिवीजन जब होगा तो सेल डिवीजन के बाद जो सेल का नंबर इंक्रीज होता है, तो सेल के नंबर का इंक्रीज होना रिप्रेजेंट करता है बेटा ग्रोथ को। जैसे हमारे केस में अगर बेटा बात करें, तो हम लोगों के केस में बेटा अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हम लोग का बेटा जब ओरिजिन हुआ, हम लोग का जब बर्थ हुआ, तो कंडीशन इस हिसाब से थी कि हम लोगों के फादर साहब मतलब उनका स्पर्म, सेकंड बेटा बात की जाए तो मदर के ओवम की बात करें, तो स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए होंगे। जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए होंगे, तो हम लोगों ने बेटा क्या पॉइंट बोला है कि इनका जो नेचर है वो हैप्लॉइड सेल रहा, हैप्लॉइड ये सेल है। आगे चल करके बेटा कंडीशन क्या बनती है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद जो भी बेटा स्ट्रक्चर रेडी हुई, उस स्ट्रक्चर को नाम क्या बोला जाता है? जायगोट। वर्ड क्या बोल दिया बेटा? जायगोट बोल दिया। जायगोट का नेचर किस हिसाब का है, तो तुम लोग बेटा वर्ड बोलते हैं कि इस जायगोट का बेटा जो नेचर है वो यूनिसेलुलर नेचर है, सिंगल सेल है। और हम लोग इनिशियल स्टेज में केवल सिंगल सेल थे, तो सिंगल सेल बेटा जब हम लोगों की कंडीशन थी, इस हिसाब से अगर हम लोग बना लें कि भाई इस कंडीशन में हम लोग थे, यूनिसेलुलर कंडीशन में थे, तो हम लोगों का जब फॉर्मेशन हुआ होगा तो 1 से 2 सेल, 2 सेल से आगे चल करके बेटा इस हिसाब से 4 सेल रेडी हुई होंगी। तो ऐसे कंटिन्यू सेल डिवीजन चलता हुआ चला होगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हम लोग बेटा आज के टाइम पे मल्टी सेलुलर हैं। एम्ब्रियो स्टेज में जब हम लोगों का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो कंडीशन हम लोगों के लिए क्या वर्ड डिफाइन किया जा रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग की स्टार्टिंग हुई बेटा यूनिसेलुलर वाले पार्ट से, और आगे चल करके हम लोगों की कंडीशन कैसी हो गई, तो मल्टी सेलुलर हो गई। तो जो कंडीशन बेटा 1 सेल से थी, वो आगे चल करके नंबर ऑफ सेल्स काफी ज्यादा हो गई। तो जो कंटिन्यू सेल का बेटा नंबर इंक्रीज होता है, तो कंटिन्यू सेल का नंबर इंक्रीज होना रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को। याद रखना, जो ट्विंस कैरेक्टर थे तो बॉडी मास के रेफरेंस में बोल दिया, यहां पर बेटा सेल के नंबर के बेस पर बोला जा रहा है कि सेल का नंबर इंक्रीज होता हुआ चल रहा है, तो उसको बेटा हम लोग इंक्लूड करते हैं किसके अंदर? एक ग्रोथ पार्ट के अंदर। एक और बेटा सेकंड एग्जांपल बोलूं तो ये तो बेटा एग्जांपल हो गया ह्यूमन बींग्स के लिए। सेकंड बेटा एग्जांपल की बात करें, एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल है। अब एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल क्या है, तो बेटा वो सुनना कि अगर हम लोग मेज प्लांट की अगर बात करते हैं, तो मेज प्लांट के भी किस एरिया की बात करें, तो तुम लोग बेटा बात करते हैं रूट वाले एरिया की। और रूट वाले एरिया में तुम लोग बेटा आगे चल करके पढ़ेंगे, मैं तुम लोगों को पढ़ा के दूंगा कि जब रूट का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो रूट का स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस हिसाब से डिफाइन किया जाएगा। तो इस रूट के बिल्कुल टॉप वाले पार्ट पर यहां पर बेटा अगर हम लोग बात करें, तो इस वाले एरिया में इस हिसाब से बेटा ये डिनोट जो मैंने किए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, तो तुम लोग बोलते हैं कि ये जो डिनोट हो रही है, ये बेटा रिप्रेजेंट करते हैं मेरी स्टेम सेल। याद रखना कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरी स्टेम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेज प्लांट के रूट वाले पार्ट में प्रेजेंट क्या है, तो वर्ड बोला जा रहा है कि बेटा प्रेजेंट है मेरी स्टेम सेल। तो यहां पर मेरी स्टेम को बेटा हिंदी में तो जरूर याद रख लेना, जिनको हिंदी का चाहिए कि भाई इस
को बोलते क्या है, तब याद रखना कि इसको बेटा नाम दे दिया जाए विभजोतक। इस हिसाब से कि मेरिस्टेम है क्या, कि भाई ऐसी सेल जिनके अंदर कंटिन्यू डिवीजन चलता हुआ चले, कि ऐसी सेल जिनके अंदर कंटिन्यू डिवीजन होता हुआ मिलता है, जिनके अंदर लगातार विभाजन होता हुआ चले, उस सेल को बेटा हम लोग नाम देते हैं मेरिस्टेम सेल। तो इस मेज प्लांट की रूट के अंदर जो मेरिस्टेम सेल है, ये बेटा आगे चल करके क्या शो कर रही है, तब तुम लोग बोल रहे हैं कि ये आगे चल करके, ये बेटा आगे चल करके रिप्रेजेंट कर रही है बेटा सेल डिवीजन। तो जब मेज प्लांट की रूट वाले पार्ट में मेरिस्टेम सेल जब कंटिन्यू सेल डिवीजन शो करती हैं, तो आगे चल करके बेटा फॉर्म क्या होगा, तब तुम लोग बोलते हैं सेल फॉर्म होती हैं। तो कितना सेल फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए तब तुम लोग बोलोगे बेटा कि जो सेल फॉर्म हो रहे हैं उनका नंबर है 17,500 पर आवर। ये बेटा पॉइंट याद रखना कि तुम लोगों से अगर पूछा जाए कि भाई कि मेज प्लांट के अंदर पर आवर कितना सेल का फॉर्मेशन होता है, तब बेटा आंसर देना है तुम लोगों को कि 17,500 सेल पर आवर बनती है। तो सेल का नंबर काफी तेजी से इंक्रीज हो गया। तो सेल का नंबर जब काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ सेल जब इंक्रीज हो रहे हैं, तब इसको भी बेटा हम लोग इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, ग्रोथ के अंदर। तो तुम लोगों को बेटा ये पॉइंट याद रखना है कि ग्रोथ वाला पॉइंट क्या है, ग्रोथ है क्या। ठीक है, आगे चल करके बेटा ऐसे फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। एक स्टेटमेंट तुम लोगों से जैसे मैं डिस्कस करूं कि बेटा मैंने फिर आगे चल करके एक बात की है सेल साइज की, कि भाई साइज इंक्रीज अगर होता है तो क्या उसको हम लोग कंसीडर करते हैं इस ग्रोथ वाले फीचर्स के अंदर। तब तुम लोग बोलोगे बेटा कि भाई इनिशियल स्टेज में सेल इस हिसाब से फॉर्म हुई है, तो जब सेल फॉर्म होती है तो उस वाले पार्ट को बेटा हम लोग नाम देते हैं इमेच्योर सेल, अपरिपक्व सेल, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई। तो जो प्रॉपर में मैच्योर नहीं होती उसको नाम दे दिया गया इमेच्योर सेल। अब यही इमेच्योर सेल आगे चल करके बेटा फूड गेन करती है, और फूड गेन करते हुए इसका साइज कंटिन्यू इंक्रीज होता हुआ चले, इस हिसाब से इसकी कंडीशन हो गई, और इस सेल को बेटा नाम दे दिया गया मैच्योर सेल। तो जब कोई भी सेल फूड गेन करती है और गेन करने के बाद फूड को सिंथेसिस करती है, फूड को स्टोर करती है, तो सेल का साइज या बॉडी मास धीरे धीरे इंक्रीज होता है, उस सेल का बायोमास धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होना ये रिप्रेजेंट करता है कि वो मैच्योरिटी में कन्वर्ट होती हुई जा रही है, और मैच्योरिटी में कन्वर्जन होना ये रिप्रेजेंट करता है कि उस सेल का बायोमास इंक्रीज हो रहा है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। एक और बेटा प्यारे से एग्जाम्पल की बात करें, सबने खूब अच्छे से सुना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल आ रहे हैं ग्रोथ के, तो याद रखना कि ग्रोथ कब डिफाइन करनी है और कब डिफाइन नहीं करनी। ग्रोथ हमेशा फीचर नहीं होगा लिविंग बींग्स के लिए रेफरेंस में, कि जिसके अंदर ग्रोथ मिल गई उसी को तुम लोग बोलते हैं कि ये लिविंग बींग्स है, जरूरी नहीं है। तो पॉइंट बेटा नेक्स्ट पर हम लोग क्या बोलते हैं इस ग्रोथ के रेफरेंस में, कि भाई हम लोग स्टेटमेंट बेटा बोलते हैं कि प्लांट का केस है। तो प्लांट बेटा आगे चल करके शो करता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के बाद आगे चल करके बेटा फॉर्म कर देता है क्या, तब तुम लोग बोलेंगे बेटा कि ये आगे चल करके ग्लूकोज फॉर्म करता है। ग्लूकोज वर्ड अगर नहीं बोलते तब तुम लोग बेटा वर्ड बोलते हैं कि लिविंग मैटर फॉर्म करता है, जीवित घटक में फॉर्म करता है। लिविंग मैटर भी अगर नहीं बोलते तब तुम लोग बेटा बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक पार्ट फॉर्म करता है। ऑर्गेनिक पार्ट भी अगर नहीं बोलते तो बेटा इसी को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये बायोमास फॉर्म करेगा। बायोमास भी अगर नहीं बोलता तो इसको बेटा हम लोग नाम क्या दे देते हैं, तो स्टैंडिंग क्रॉप इसको नाम देते हैं। तो ये सारे कोई भी वर्ड बोला जा सकता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी पार्ट फॉर्म करता है उसको क्या क्या बोल सकते हैं। तो सबने ये जर्नल से सुना है कि भाई ग्लूकोज फॉर्म होता है, तो ग्लूकोज अगर नहीं बोलता तो लिविंग मैटर बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बोल सकते हैं, बायोमास बोल सकते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं जो मैंने तुम लोगों को बेटा ये अभी
इनकी बेटा अगर बात की जाए तो ये सारे के सारे पॉइंट तुम लोगों को याद रखने हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये पार्ट फॉर्म करता है। जब ये सारे के सारे पार्ट फॉर्म करेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बेटा जब फूड का फॉर्मेशन हो गया, बेटा आगे चल करके जब फूड का फॉर्मेशन हो गया तो फूड फॉर्मेशन होने का मतलब है कि उस प्लांट के अंदर बायोमास क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। और बायोमास जब इंक्रीज होगा तो ये रिप्रेजेंट करता है उस प्लांट के रेफरेंस में ग्रोथ को। किसको रिप्रेजेंट कर दे, ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर दे। तो याद रखना प्लांट्स के अंदर हम लोगों को ये प्रोसेस अगर ऑब्जर्व हो रही है तो समझ लो उस प्लांट के अंदर भी ग्रोथ होगी। सेकंड कंडीशन है कि हम लोग इसी ग्रोथ के बेटा फीचर्स को जब डिफाइन करने की बात आती है, कि इस ग्रोथ को बेटा जब डिफाइन करने की बात आती है तो ग्रोथ को तुम्हें डिवाइड करना है बेटा टू पार्ट में, कि एक तो हो जाए बेटा डिटर्मिनेट कि पहले से ही निर्धारित है, और सेकंड बेटा जो हो जाए तो वो है तुम लोगों के पास एन डिटर्मिनेट। याद रखना कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट कि पहले से डिसाइड रहे और नॉन डिसाइड मतलब डिसाइड नहीं है। तो डिटर्मिनेट किसको बोलते हैं कि जिसकी ग्रोथ फिक्स है, डिसाइड है कि उस टाइम तक ही इसकी ग्रोथ होगी, वो डिटर्मिनेट है। और जिसकी ग्रोथ अनलिमिटेड टाइम तक रहेगी, उसमें ग्रोथ लाइफ टाइम देखने को ही मिलेगी, वो इनडिटर्मिनेट है। तो इसके बेटा हम लोग बात करें कि इसमें पॉइंट क्या बोल सकते हैं तुम लोग, तब बोलेंगे बेटा इसके अंदर बेटा बोलते हैं कि जो ग्रोथ है वो कैसी है, तो लिमिटेड ग्रोथ है। इसकी बेटा अगर बात करते हैं कि ग्रोथ किस टाइप की है, तब तुम लोग बेटा बोलेंगे कि ये अनलिमिटेड टाइप की ग्रोथ है। तो लिमिटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ के एग्जाम्पल क्या हो जाए, तो तुम लोग बेटा इसी लिमिटेड और अनलिमिटेड वाले पार्ट में एग्जाम्पल बोलते हैं कि इसके अंदर तो आते हैं बेटा एनिमल्स, और इसके अंदर किसको कंसीडर किया जाए, तब तुम लोग बेटा बोलते हैं प्लांट्स। तो आप प्लांट्स को देखो कभी भी देख लेना, अगर प्लांट को तुम लोग कट कर देते हैं तो कट करने के बाद वापस से ग्रो कर जाता है। अगर हम लोगों को कहीं से भी कोई पार्ट कट कर दिया तो ग्रो नहीं करेगा, उसकी रिपेयरिंग हो सकती है, एज इट इज पार्ट नहीं बन सकता, नया पार्ट कोई नया फॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन प्लांट के केस में बेटा अगर बात करते हैं कहीं से भी कट करते हैं तो वापस से वो रीजनरेटिव भी हो जाता है, वापस से वो फॉर्म भी हो जाता है। तो जिसके अंदर ग्रोथ हमें प्रॉपर वे में टाइम टू टाइम देखने को मिल रही है, तो होल लाइफ जो ग्रोथ करता रहे उसको बोलते हैं बेटा इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और जिसकी ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम तक ही होगी, जैसे हम लोगों की हाइट एक पर्टिकुलर टाइम तक ही इंक्रीज हुई है, तो ये कहलाती है डिटर्मिनेट ग्रोथ। अब ये बोलेंगे सर कोई कोई तो मोटा हो जाता है, किसी किसी की कंडीशन जो पतली हो जाती है, तो ये क्या है, एक बॉडी मास है, बायोमास है। तो बायोमास इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये कंडीशन बेटा कंसीडर करते हैं हम लोग मेटाबॉलिक के अंदर, कि बॉडी का वेट इंक्रीज हो रहा है तो मेटाबॉलिक पार्ट में। तो तुम लोग अभी बेटा याद रखना कि ग्रोथ की कंडीशन डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है, किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है। फिर बेटा सेकंड पॉइंट आगे चल करके क्या बोलना है कि भाई हम लोग इस बार बार ग्रोथ की बेटा बात करने, तो ग्रोथ आउटर ग्रोथ होती है कि इनर ग्रोथ होती है, तब तुम लोग बोलेंगे कि ग्रोथ आउटर भी होगी और ग्रोथ बेटा इनर भी होगी। अब जब ग्रोथ आउटर भी है इनर भी है तो किसको लिविंग माने, आउटर को माने कि इनर को माने कि बोथ को माने। तब तुम लोग बेटा सिंपल से एग्जांपल समझ लो कि इस ग्रोथ वाले पार्ट में बेटा अगर हम लोग आउटर और इनर की बात करते हैं तो तुम्हें ये आइडिया है, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि व्हीकल है, व्हीकल के आउटर वाले पार्ट पर डस्ट डिपोजिट हो रहा है, माउंटेन है, माउंटेन वाले पार्ट पर डस्ट डिपोजिट हो रहा है, तो हम लोग माउंटेन या व्हीकल को लिविंग बींग्स नहीं बोल सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। तो आउटर ग्रोथ जो रहेगी, इस आउटर ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखना बेटा कि ये जो आउटर ग्रोथ अगर किसी के अंदर देखने को मिलती है तो उसको हम लोग कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफाइन नहीं करते। इनर ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो इनर ग्रोथ को इंट्रिंसिक ग्रोथ भी बोल देते हैं। तो इस इनर ग्रोथ की बेटा अगर बात करें तो बोलते हैं कि ये आगे चल करके बेटा डिफाइनिंग कैरेक्टर हो जाए।
तो बेटा याद रख लेना कि ये इनर जो ग्रोथ अगर होगी तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि बेटा ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। और जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब के अंदर बेटा इंटरनल ग्रोथ ही होती है। याद रखना कि ऑल लिविंग बींग्स आगे चल करके इंटरनल ग्रोथ ही शो करता है, इनर ग्रोथ ही होती है। तो हम लोग बोलते हैं कि इनर ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। अगर किसी में आउटर ग्रोथ देखने को मिल रही है तो उसको बेटा हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं करते किसके अंदर, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के अंदर। तो एक स्टेटमेंट की अगर मैं बेटा बात करूं, स्टेटमेंट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सो इनर ग्रोथ, इनर ग्रोथ शो करते हैं। तो इनर ग्रोथ जब शो करते हैं तो क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है कि नहीं बेटा, तो बताओ कि ट्रू है कि फॉल्स है, कि जितने भी ऑल लिविंग बींग्स हैं वो आगे चल करके इनर ग्रोथ शो करते हैं। तो ये कैरेक्टर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है या नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है बेटा, फटाफट से इसका आंसर दे लो भाई। तो इसका बेटा आंसर क्या हो जाए कि ऑल लिविंग बींग्स जो होंगे वो इनर ग्रोथ करते हैं और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो ये इसका स्टेटमेंट बेटा राइट हो जाए। तो तुम लोग याद रखना कि किस हिसाब से हम लोगों को ये ग्रोथ देखने को मिलती है। सेकेंड एंड लास्ट पॉइंट की बेटा अगर बात करें, अब हम लोगों ने बेटा पॉइंट डिस्कस किए थे कि सेल डिवीजन भी है, सेल साइज भी है, इस हिसाब से हम लोगों ने एक क्राइटेरिया बेटा डिसाइड किया है। तो एक पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं तो तुम लोगों के पास बेटा टू टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक बेटा लोअर ऑर्गेनिज्म है और सेकंड बेटा तुम लोगों के पास हायर ऑर्गेनिज्म है। कि एक तो तुम लोगों के पास लोअर ऑर्गेनिज्म और सेकंड बेटा तुम लोगों के पास हायर ऑर्गेनिज्म है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म आगे चल करके बेटा सेल डिवीजन शो करेंगे और हायर ऑर्गेनिज्म भी बेटा आगे चल करके सेल डिवीजन शो करते हैं। चलो यहां तक तो बात सही है। सेल डिवीजन को ही आगे चल करके हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं, तब तुम लोग बेटा आंसर बोलते हैं ग्रोथ में, बोलते हैं ग्रोथ में कंसीडर करें। यहां तक भी चलो ये बात मान लेते हैं कि सेल डिवीजन जो है इसको भी बेटा हम लोग कंसीडर करते हैं किसमें, तब तुम लोग बेटा आंसर देते हैं कि इसको बेटा कंसीडर कर लिया जाए ग्रोथ के अंदर। तो यहां तक तो बात ये सही हो गई। अब दोनों में सर डिफरेंस क्या है, अब डिफरेंस समझना यहीं से आगे की बात कि भाई जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म है सेल डिवीजन करते हैं और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोअर ऑर्गेनिज्म भी बेटा जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये जब आगे चल करके लोअर ऑर्गेनिज्म बेटा जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्शन के आगे चल करके ये फॉर्म क्या करते हैं, तब आगे तुम लोग बोलते हैं कि बेटा ये प्रोजेनी फॉर्म करेंगे। तो प्रोजेनी जब फॉर्म करते हैं तो किस प्रोसेस से, तो बाई सेल डिवीजन प्रोसेस से। कि भाई लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल डिवीजन करते हैं, उनका सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन में कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। और लोअर ऑर्गेनिज्म बोला किसके लिए जा रहा है, तो तुम लोग बेटा यहाँ पर लोअर ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस में वर्ड याद रख लेना कि यहाँ पर हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस में बेटा बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया के साथ साथ बेटा हम लोग बात कर लेते हैं अमीबा की, अमीबा के साथ साथ बेटा हम लोग बात कर लें यहाँ पर जैसे यूग्लिना वाले पोर्शन की। तो ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म है इनमें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट हैं, तो ये डिवीजन के थ्रू ही अपनी प्रोजेनी बनाते हैं। तो इनके इस सेल डिवीजन वाले पोर्शन को ही बेटा हम लोग कंसीडर करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। तो वर्ड बोला जाता है कि लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन एक म्यूचुअलिज्म कंडीशन है, एक म्यूचुअल इवेंट है। सेल डिवीजन होगा तो रिप्रोडक्शन होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। बट
हायर ऑर्गेनिज्म की बेटा बात की जाती है, तो हायर ऑर्गेनिज्म में हम लोग बेटा यहां पर बात करते हैं प्लांट एंड एनिमल की। इनकी बेटा अगर बात करें तो प्लांट एंड एनिमल सेल डिवीजन तो शो करते हैं, बट उस सेल डिवीजन को हम लोग रिप्रोडक्शन में कंसीडर नहीं करते। याद रखना कि प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर सेल डिवीजन होगा और रिप्रोडक्शन भी होगा, बट सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कैसे है भाई? मान लो मेरे को कहीं पर भी चोट वगैरह लग जाए, कहीं पर भी फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, तो जैसे बेटा चोट लगती है, किसी को भी कोई फ्रैक्चर होता है, तो उस वाले एरिया की रिपेयरिंग होगी, तो रिपेयरिंग करने के लिए सेल डिवीजन हो रहा है। तो ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि वहां पर रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो सेल डिवीजन की बेटा जो प्रोसेस है उसको हम लोग हायर प्लांट्स के रेफरेंस में ये नहीं बोल सकते कि वो आगे चल करके रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है, दोनों के दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है इन हायर प्लांट्स के अंदर। तो बेटा ये तुम लोगों को याद रखना है कि ग्रोथ वाले पार्ट्स के अंदर किस किस हिसाब से हमें ये कंडीशन ऑब्जर्व होती है। तो पूरा बेटा पॉइंट 1 बाय 1 करके बेटा पूरा का पूरा याद रखना। यहां से कंडीशन डिसाइड किया कि लिविंग बींग्स के लिए कैरेक्टर्स क्या हैं और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या आती हैं। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ये 3 हैं और लिविंग बींग्स के लिए कैरेक्टर कौन से हैं? तो 5 कैरेक्टर्स ही रहेंगे। इसके बाद बेटा तुम लोगों से फिर आगे चल करके बोला है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ही हो जाए। ग्रोथ आगे चल करके जब होगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? तो ट्विन कैरेक्टर्स शो करेगा कि साइज या बायोमास इंक्रीज होगा और सेल डिवीजन भी हमें देखने को मिले। सेल डिवीजन वाले पार्ट में सेल का नंबर भी इंक्रीज होता है, सेल का साइज भी इंक्रीज होगा। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जैसे अगर किसी का आउटर वाले पार्ट पर अगर डस्ट वगैरह का डिपोजिशन हो रहा है तो उसको लिविंग में कंसीडर नहीं करते। अगर किसी का जर्नल जरूरी नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी का भी अगर बॉडी मास इंक्रीज हो रहा हो, तो बॉडी मास जैसे हम लोगों का इंक्रीज हुआ तो लिविंग बीइंग्स हैं। तो ऐसा नहीं कि हर किसी का बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है तो वो लिविंग बीइंग्स होगा। जैसे व्हीकल्स की बात कर लें, माउंटेन की बात कर लें, बाउल्डर्स की बात कर लें, तो वो लिविंग बीइंग्स नहीं है। ऐसे बेटा फिर एग्जाम्पल के तौर पर इसको बोला है कि यहाँ पर ये बाउल्डर्स वाले पार्ट्स प्रेजेंट हैं। फिर आगे चल करके बेटा बात करते हैं कि जब सेल डिवीजन करती है तो सेल डिवीजन करेगी तो सेल का नंबर इंक्रीज होगा। तो सेल का नंबर इंक्रीज होना ये रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ वाले पोर्शन को। आगे चल करके बेटा बात करते हैं कि यहाँ पर इस हिसाब से ह्यूमन बींग्स के केस में जब बात करें तो ये आगे चल करके जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट से हम लोग यूनिसेलर से मल्टी सेलर बनते हैं, 1 सेल से मोर देन सेल बन जाती है, तो सेल का नंबर फॉर्म हुआ, तो ये भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। आगे चल करके बेटा फिर पॉइंट डिस्कस किया गया है कि मेज प्लांट के अंदर जो रूट है, रूट वाले पार्ट में मेरिस्टेम एरिया है, मेरिस्टेम एरिया कंटिन्यू सेल डिवीजन शो करता है। तो आगे चल कर सेल फॉर्म होती है, बराबर कितनी सेल फॉर्म होती है? तो 17,500। तो ये भी बेटा रिप्रेजेंट करता है कि इसको ग्रोथ वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करे। आगे चल करके सेल का साइज इंक्रीज होगा कि इमेच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट होती है, तो वो भी बेटा मैच्योरिटी में कन्वर्ट होना, वो बायोमास को इंक्रीज करता है, साइज को इंक्रीज करता है। तो ये भी ग्रोथ का एक कैरेक्टर है। यहां पर हम लोग वाटरमेलन का एक बेटा एग्जांपल ले सकते हैं। वाटरमेलन की सेल जब इमेच्योर होती है और जब वो मैच्योर हो जाए तो दोनों का अगर हम लोग साइज अगर कंपेयर करें तो मैच्योर सेल का साइज कितना रहेगा, तब तुम्हें बेटा आंसर देना है 3,50,000 टाइम्स ज्यादा रहता है इस इमेच्योर सेल के कंपेयर में। तो याद रखना कि सेल का साइज भी इंक्रीज होता है। आगे चल करके बेटा प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ये सारे के सारे पार्ट फॉर्म करता है, तो बायोमास इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी ग्रोथ वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करे। फिर ग्रोथ बेटा डिटर्मिनेट भी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। डिटर्मिनेट हम लोगों में इनडिटर्मिनेट प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिले। फिर आगे चलकर बेटा ग्रोथ आउटर भी है, इनर भी है। आउटर ग्रोथ को लिविंग में कंसीडर नहीं करते, इनर को कंसीडर करते हैं बेटा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के अंदर, लिविंग बींग्स के अंदर। फिर आगे चल करके एक स्टेटमेंट था। फिर बेटा नेक्स्ट कि लोअर ऑर्गेनिज्म और हायर ऑर्गेनिज्म है, तो लोअर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन भी करता है, हायर भी करते हैं, यहां तक सही है। सेल डिवीजन हो रहा है तो सेल का नंबर इंक्रीज होगा, तो सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो ये ग्रोथ है। बट लोअर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी सेल डिवीजन के थ्रू ही होता है, तो सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है लोअर ऑर्गेनिज्म में। बट हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट या एनिमल्स के अंदर अगर बात करें तो ये बेटा एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। सेल डिवीजन अलग होगा, रिप्रोडक्शन का स्टेप अलग होगा। तो यहां तक की बातें बेटा क्लियर होनी चाहिए सबको। अब बेटा आगे की हम लोग बेटा बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की कि बड़ी सेकंड स्टेटमेंट क्या है। तो सेकंड बेटा तुम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन।
कि भाई सेकंड जो रहेगा वो सेकंड क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन है। क्या रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बेटा बोलते हैं क्या? बताओ भाई जल्दी से कि इस रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं, ये बात सही है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं बोलते। ठीक है बेटा, याद रखना कि इसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं बोलते, बट इसको हम लोग कंसीडर करके रखते हैं कि इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के अंदर। तो आगे के पॉइंट सुनना बेटा। कि रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है सिंपल सा है कि भाई हम लोगों के पास रिप्रोडक्शन बेटा सीधा सीधा स्टेटमेंट बोला जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म बेटा आगे चल करके प्रोड्यूस क्या करता है, तब तुम लोग बोलते हैं प्रोजेनी। ये प्रोड्यूस करेगा, संतान पैदा करे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म से प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए जो भी प्रोसेस फॉलो की जाती है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तब तुम लोग बेटा आंसर दोगे कि इसको हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस भी इसको हम लोग कंसीडर बेटा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रिप्रोडक्शन बोले या बायोलॉजिकल प्रोसेस बोले, तो याद रखना कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेकंड बेटा पॉइंट क्या बोलना है कि रिप्रोडक्शन वाले पार्ट की बेटा जब हम लोग बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का रहेगा, तो तुम लोग बेटा वर्ड बोलते हैं टू टाइप का। एक तो बेटा फर्स्ट हो जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड बेटा हम लोगों के पास हो जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज बेटा इसमें से केवल मैं एक्सप्लेन करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कल की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे एसेक्सुअल जो एनसीईआरटी में लिविंग बींग्स के रेफरेंस में एग्जांपल दे रखे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा इजी है, सिंपल सा है, तुम लोगों के इजी गोइंग समझ में भी आ जाए कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। तो सीधा याद रखना कि हम लोग बेटा एक एग्जांपल अपने ही बेटा अगर एग्जांपल की बात कर लें कि हम लोगों को फॉर्म होने के लिए स्पर्म और ओवम की बेटा जरूरत है। हम लोगों के स्पर्म है, फीमेल के बेटा ओवम है, एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे और फिर आगे चल करके बल्ले बल्ले करेंगे। और बल्ले बल्ले जब करते हैं तो बल्ले बल्ले होती है बेटा आगे चल करके, फिर आगे चल करके बहुत सारे जिम्मेदारियों से सामना हो जाता है। तो स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ जब फ्यूज हुए तो हम लोगों को पता है कि इनके फ्यूजन से बेटा जो पार्ट बनता है वो पार्ट क्या है, जायगोट है। और यही जायगोट आगे चल करके कन्वर्ट हो जाता है बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इसमें ये कन्वर्ट हो जाए। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटा जब ये कन्वर्ट होगा तो देखो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इससे सीखने को मिलेंगी। सुनो पॉइंट कि भाई यहां पर इस वाले पार्ट की बेटा अगर बात की जाए तो ये मेल गैमेट है, इसकी बेटा अगर बात की जाए तो बेटा ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है, और गैमेट का ऑलवेज नेचर किस टाइप का रहेगा, तब बेटा तुम लोग हमेशा आंसर दोगे कि गैमेट का ऑलवेज नेचर किस टाइप का है, हैप्लॉइड टाइप का है। तो हैप्लॉइड गैमेट बनाने के लिए कोई ना कोई सेल तो रही होगी और सेल में डिवीजन हुआ होगा। तो हम लोग इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, तब तुम लोग बोलोगे कि सेल डिवीजन देखने वाले हैं। और सेल डिवीजन भी कौन सा देखेंगे, तो पहले तुम लोग बोलोगे कि मियोसिस डिवीजन होगा। और मियोसिस डिवीजन में होता है क्या है, तो तुम लोग बेटा सीधा सीधा जानते हैं कि यहाँ पर डिप्लॉयड सेल से आगे चल करके फॉर्म हो जाती है हैप्लॉयड सेल। जिस सेल के अंदर बेटा क्रोमोसोम नंबर 46 थे वो आगे चल करके क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएं, 23 हाफ हो जाएं। तो जिस डिवीजन की वजह से हाफ क्रोमोसोम हो गए जिस सेल के अंदर, वो आगे चल करके बेटा डिवीजन हो जाता है मियोसिस। तो इन गैमेट को फॉर्म करने के लिए हम लोगों की बॉडी में बेटा जो डिवीजन हुआ होगा वो मियोसिस डिवीजन हुआ होगा। तो पॉइंट याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, तो एक पॉइंट तो हो गया बेटा मियोसिस डिवीजन, ये देखने को मिले। सेकंड क्या है
कि भाई यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो हैप्लॉइड हैं कि डिप्लॉइड हैं। तो तुम लोगों को बोला गया कि हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हैं। तो फ्यूज हो रहे हैं तो बेटा सेकंड जो इवेंट हमें देखने को मिल रहा है वो सेकंड इवेंट फर्टिलाइजेशन में होगा। तो सेकंड इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हो जाए। फर्टिलाइजेशन के बाद जो पार्ट बनेगा उस वाले पार्ट को बेटा नाम क्या दिया गया है, तो जायगोट फॉर्म होता है। जायगोट फॉर्म होने के बाद आगे चल करके मल्टी सेलुलर बन रहे हैं, एज इट इज सेम कॉपी बन रही है कि बेटा ये भी डिप्लॉयड है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये भी डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड बनाना है तो यहाँ पर एज इट इज जो डिवीजन लगाना पड़े उस एज इट इज डिवीजन को क्या बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन। तब बोला जाता है कि 4 कंडीशन के तौर पर हम लोगों को क्या चाहिए, माइटोसिस डिवीजन चाहिए। फिर माइटोसिस डिवीजन के बाद बोला जाता है कि जो भी बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना। तो इसको बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस फीचर्स को बेटा हम लोग क्या नाम दे सकते हैं। तो तुम लोगों को बोलना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटा जो भी प्रोजेनी रेडी होगी उस प्रोजेनी को नाम क्या दिया जाएगा, हाइब्रिड प्रोजेनी। जैसे हम लोग हैं मदर फादर के कॉम्बिनेशन से हम लोगों का फॉर्मेशन हुआ है, तो हम लोग भी बेटा क्या है, मदर फादर के हाइब्रिड हैं। हम भी मदर फादर के बेटा क्या हैं, हाइब्रिड हैं। तो हाइब्रिड कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे जो क्राइटेरिया यहां पर बेटा जो ये फुलफिल हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्राइटेरिया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। ये क्राइटेरिया ये फीचर्स हमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्जर्व नहीं होते। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट और क्या है कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए मेल का भी इन्वॉल्वमेंट है, फीमेल का भी इन्वॉल्वमेंट है। मतलब पेरेंट्स कितने चाहिए, 2 पेरेंट्स। तो किसी भी प्रोजेनी को बनाने के लिए अगर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो बेटा वो रिप्रेजेंट करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है बेटा। तो हम लोगों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेटा रेफरेंस में भी पॉइंट याद रखने तुम लोगों को। आगे की क्लास में बेटा जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो रहेगा हम लोगों के क्या बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में लिविंग बींग्स की क्राइटेरिया को डिसाइड करके देगा कि रिप्रोडक्शन को हम लोग किस लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में कंसीडर नहीं करते, किसकी वजह से इस रिप्रोडक्शन को हमें छोड़ना पड़ा है। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास बेटा कैसी रही, किस हिसाब से रही, एकदम जबरदस्त रही होगी, मजा आ गया होगा। अभी बेटा और मजा आने वाला है, अभी देखते चलो। तो सारे के सारे बेटा ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज जितनी भी करा के दी हैं, 2 ही कराई हैं अभी तो, एक ग्रोथ करा के दिया है, सेकंड ये ग्रोथ में काफी सारे एग्जांपल भी सिखाए हैं। इस रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में बेटा ये क्राइटेरिया याद रखना है, फीचर्स याद रखने हैं। ठीक ठीक है बेटा, मस्त रहना। आगे क्लास बेटा फिर कंटिन्यू रहेगी, थोड़ा सा स्पीड बेटा यहाँ पर हम लोग मेंटेन करेंगे। ठीक है बेटा। 2 दिन की क्लास बेटा रिकॉर्डेड है और उसके बाद बाकी का क्लासेस जो रहेगा वो कंटिन्यू लाइव रहेगा। तो तुम लोग बेटा कोशिश करना कि लाइव क्लास से कनेक्ट करके रखना है। लाइव क्लास में क्या है, डायरेक्ट 2 वे में क्लास चलेगी, इधर से पूछा जाएगा उधर से आंसर आएगा, इधर से पूछा जाएगा उधर से आंसर आएगा। एनसीईआरटी बेटा साथ साथ लेकर के चलेंगे। इसमें ओल्ड एनसीईआरटी का पैटर्न कैसे कैसे उसको बेटा लाइन टू लाइन में एक्सप्लेन भी करूंगा कि अभी तो एकदम ये पहले बेटा क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर दें और उसके बाद एनसीईआरटी लाइन किस हिसाब से बोलती है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा। तो तुम लोग मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा और इसी के साथ बेटा क्लास से हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू बेटा।